Anything else that I could say to you that we did? Please order. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए गए अपने भाषण के दौरान भारी विरोध और वॉकआउट का सामना करना पड़ा। नेतन्याहू के भाषण के दौरान यह कहें, भाषण शुरू होने से पहले ही सभागार में जो देखने को मिला उसने हर किसी को हैरान कर दिया था। कई सदस्य विरोध के चलते बाहर चले गए थे। कहा जा रहा था कि सभागार में मौजूद 90% लोगों ने नेतन्याहू के भाषण का बॉयकॉट कर दिया था। लेकिन इस बीच एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें दावा किया गया कि सीरिया के राष्ट्रपति मोहम्मद अल जुलानी ने नेतन्याहू का पूरा भाषण सुना। जहां कई देशों के प्रतिनिधियों ने इसका बॉयकॉट किया, लेकिन मोहम्मद अल जुलानी पूरे समय वहीं बैठे रहे। लेकिन अब इस तस्वीर की सच्चाई सामने आ गई है। क्या जुलानी ने सुना नेतन्याहू का पूरा भाषण? 24 सितंबर 2025 को 58 सालों में यह पहली बार था जब किसी सीरियाई राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने पहुंचे थे। लेकिन इस दौरान कई देशों के प्रतिनिधियों ने इसका बॉयकॉट कर दिया। लेकिन सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि जुलानी ने नेतन्याहू का पूरा भाषण सुना, लेकिन सच कुछ और था। जुलानी नेतन्याहू के भाषण के दौरान वहां मौजूद ही नहीं थे। वो 25 सितंबर को ही न्यूयॉर्क से चले गए थे। वायरल हो रही तस्वीर 24 सितंबर की है जब वो संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन देने पहुंचे थे और किसी वक्ता को सुन रहे थे। दोस्तों ने भी छोड़ा इजराइल का साथ। भाषण शुरू होने से पहले ही अधिकतर देशों के सैकड़ों राजनयिकों ने सभागार को खाली कर दिया, जिससे नेतन्याहू को लगभग खाली हॉल में बोलना पड़ा। ऐसे मौके कम ही देखे गए हैं जब कोई देश का प्रधानमंत्री स्टेज पर आए और पूरा हॉल ही लगभग खाली हो जाए। कई जानकारों का कहना था कि इस तरह का बहिष्कार संयुक्त राष्ट्र महासभा में शायद ही कभी देखने को मिला था। इस दौरान की सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी, सिर्फ अरब देशों या मुस्लिम देशों ने ही नहीं, इजराइल के मित्र कहे जाने वाले देशों ने भी इसका बहिष्कार किया, जिनमें यूरोप के कुछ देशों के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देश भी शामिल रहे। यहाँ तक कि इजराइल के सबसे करीबी दोस्त अमेरिका और यूके के भी सबसे जूनियर डिप्लोमेट्स ही वहां मौजूद थे। भारे पर लोगों को बुलाया गया था। महासभा में विरोध और खाली कुर्सियां अमेरिका और ब्रिटेन के लिए आवंटित सीटों पर वरिष्ठ राजदूतों या अधिकारियों के बजाय जूनियर डिप्लोमेट मौजूद थे। कई सीटें खाली थी और ईरान की खाली कुर्सियों के पास उन बच्चों की तस्वीरें लगाई गई थी जिनके बारे में तेहरान ने दावा किया था कि जून में इजराइल के युद्ध के दौरान मारे गए थे। इस दौरान ये खबर भी निकल कर आई कि जो कुछ लोग दर्शक दीर्घा में बैठे हुए थे वो भाड़े पर लाए गए थे। ये लोग इस दौरान खड़े होकर तालियां बजा रहे थे और पूरे भाषण के दौरान भी जमकर उत्साहित दिखे और तालियां बजाते हुए नजर आए थे। नेतन्याहू के रुख में नहीं दिखा कोई परिवर्तन। अपने भाषण के दौरान नेतन्याहू ने दावा किया कि उनका भाषण गाजा में लगे लाउडस्पीकर के जरिए और अभूतपूर्व अभियान के तहत लोगों के मोबाइल फोन पर प्रसारित किया जा रहा है। उन्होंने कहा, हमने आपको एक सेकंड के लिए भी नहीं भुलाया है। इजराइल की जनता आपके साथ है। हमास को फिर से कहता हूं, अपने हथियार डाल दो, मेरे लोगों को जाने दो। अगर ऐसा करोगे तो बचोगे, वरना इजराइल तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। पश्चिमी देशों और फिलिस्तीनी मान्यता पर भी नेतन्याहू ने निशाना साधा। नेतन्याहू ने पश्चिमी देशों की आलोचना करते हुए कहा, कुछ पश्चिमी नेता दबाव में झुक गए हैं, लेकिन इजराइल झुकेगा नहीं। फिलिस्तीन को देश का दर्जा देने का निर्णय आतंकवाद को बढ़ावा देगा और निर्दोषों के खिलाफ हिंसा को प्रोत्साहित करेगा। हुतियों ने इसराइल पर जवाबी हमला कर दिया है। इस हमले में हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, जो मल्टीपल वॉरहेड्स के साथ इसराइल पर जमकर बरसी। वीडियो में साफ दिखा कि कैसे मिसाइलें अलग अलग हिस्सों में बंटकर हमला कर रही थी। इस दौरान इसराइल का डिफेंस सिस्टम आयरन डोम उन्हें सटीक निशाने के लिए अपनी तरफ से भी जवाबी हमले कर रहा था। हालांकि इनमें से कुछ हमले सफल हुए तो कुछ असफल। इस दौरान इसराइल के कोने कोने में सायरन की तेज आवाजें सुनाई दी और नागरिक आनन फानन में शेल्टरों में भागते हुए नजर आए। यह हमला उस जवाब में किया गया था जब इसराइल ने यमन के हूती ठिकानों और शस्त्र भंडारों को निशाना बनाया और करीब 70 बमों से हमला किया था। इस हमले में 2 लोग मारे गए थे और 48 लोग घायल हुए। इससे पहले भी हूतियों ने दक्षिणी इसराइल के शहर एलात पर ड्रोन हमला किया था, जिसमें 20 से अधिक इसराइल के लोग घायल हुए थे, जिसके जवाब में ही इसराइल ने गुरुवार देर शाम को यमन पर जवाबी हमले किए। लेकिन यमन के हूतियों के द्वारा इसराइल के जवाबी हमले के बाद फिर से हमला किया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि हूतियों की यह ताकत न केवल यमन या सऊदी अरब के लिए चुनौती बनती जा रही है, बल्कि पूरे क्षेत्रीय सुरक्षा और समीकरण के लिए भी गंभीर खतरा बन चुकी है। हूतियों की लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइलें, मल्टीपल वॉरहेड्स
और ड्रोन हमले उनकी सैन्य क्षमता का प्रमाण हैं। इनके पीछे ईरान जैसे बाहरी सहयोगियों का भी समर्थन बताया जाता है, जिसने उन्हें और अधिक सटीक और खतरनाक बना दिया। इसराइल की वायु रक्षा प्रणाली आयरन डोम अब पूरी तरीके से सक्षम भी नहीं मानी जा रही। हाल ही में आयरन डोम ने 90% तक रॉकेट को रोकने की क्षमता खो दी थी, जिससे हूतियों की मिसाइलें इसराइल के शहरों तक पहुंच पा रही हैं। इस कमजोरी को देखते हुए इसराइल ने नई लेजर प्रणाली आयरन बीम विकसित किया है, लेकिन अभी तक इसके डिप्लॉयमेंट को लेकर कोई खबर नहीं आई। लेकिन हूतियों की रणनीति दर्शाती है कि वे न केवल अपने क्षेत्रीय विरोधियों बल्कि दुनिया की सुपर पावर ताकतों को भी चुनौती दे सकती हैं। उनका यह हमला कहीं न कहीं दूसरे मुल्कों के लिए भी अब खतरा माना जा रहा है। हूतियों की ओर से इस हमले के बाद कहा गया कि इसराइल पर जवाबी कार्रवाई की गई है और ऐसे हमले आपको देखने को मिलते रहेंगे। उन्होंने एक बार फिर से दोहराया कि वे गजा के लोगों के साथ खड़े हैं और इसराइली नरसंहार के खिलाफ हैं। जब तक गजा में इसराइल नरसंहार करता रहेगा, तब तक वे हमले करते रहेंगे। हूतियों की तरफ से यह भी कहा गया कि आने वाले समय में वे और अधिक खतरनाक मिसाइलों के इस्तेमाल पर विचार कर रहे हैं और इनकी संख्या भी वे बढ़ाएंगे। बताने कि इसराइल ने इससे पहले कहा था कि अगर हूतियों की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई की जाती है तो उसका बखूबी पलटवार किया जाएगा और वे यमन में अपने नए हथियारों और अत्याधुनिक इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हूती हैं कि मानते ही नहीं, वे लगातार जवाब पर जवाब दिए जा रहे। इस रिपोर्ट में इतना है। इजरायली हमलों के बाद गाजा तबाह और बर्बाद हो चुका है। गाजा में इजरायली नरसंहार किसी से छिपा नहीं है। आए दिन गाजा से भयानक तस्वीरें सामने आती रहती भी हैं। इन तस्वीरों और गाजा की परिस्थितियों को देखकर ही मुस्लिम देशों में न सिर्फ एकजुटता हुई है, बल्कि सभी मुस्लिम देशों ने इजरायल से युद्ध रोकने की मांग भी की। लेकिन इजरायल पीछे नहीं हटने को तैयार है, जिसके बाद मुस्लिम देशों ने अमेरिका पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और ट्रंप से मांग की है कि वो इजरायल से युद्ध रोकने के लिए कहे, ताकि निहत्थे लोगों की जानों को बचाया जा सके। मुस्लिम देशों का दबाव ही माना जा रहा है कि इसके चलते अब ट्रंप इजरायल के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और हाल ही में उन्होंने एक बड़ा बयान देकर नेतन्याहू की टेंशन को और ज्यादा बढ़ा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक बयान देकर कहा है कि वो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को किसी भी हालात में वेस्ट बैंक पर कब्जा करने और उसे हड़पने की इजाजत नहीं देंगे। हालांकि अभी वेस्ट बैंक पर इजरायल का ही कंट्रोल है। हैरानी की बात तो यह है कि ट्रंप का ये बड़ा बयान ऐसे वक्त में आया है जब इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना संबोधन देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ट्रंप ने उन्हें अपना सख्त संदेश दे दिया है। और दूसरी तरफ ब्रिटेन, कनाडा समेत अमेरिका के कई सहयोगी देश भी संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने पर राजी हो चुके हैं और कई मुस्लिम देश ट्रंप पर इस बात का दबाव बना रहे हैं कि वो वेस्ट बैंक पर इजरायल की महत्वाकांक्षाओं पर लगाम लगाए। ट्रंप ने गुरुवार को एक शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए ओवल ऑफिस में पत्रकारों से कहा कि मैं इजरायल को वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की इजाजत नहीं दूंगा, ऐसा हरगिज नहीं होगा। दरअसल इजरायल के अधिकारी कुछ वक्त से कह रहे हैं कि उनकी सरकार वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने के कदम उठा सकती है। इस संबंध में पूछे जाने पर ट्रंप ने बात कही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान दोनों नेताओं की मुलाकात से पहले आया है। कहा जा रहा है कि ट्रंप और नेतन्याहू सोमवार को मुलाकात करने वाले हैं।